नमस्कार साथियों। और यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से आपके 8 से 9 प्रश्न जो है ना, 8 से 10 प्रश्न यहाँ से एकदम से श्योर शॉट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। सभी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ना हो ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं, जैसे ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी घूमे हाइड्रोजन से संबंधित आप समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में ही किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.44 गुणे 10⁻15 मीटर। मान याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। तो आदमी जो होता है ना, इंसान 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति की आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ज में क्या मापा जाता है? देखिए, तो आवृत्ति मापी जाती है, तुरंत रिपीटेशन है, 64 में भी 65 में भी। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज है। और हर्ज ये देखिए वही है, सामान्य मनुष्य से कितनी आवाज़ सुन सकता है? तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की आवाज़। इससे कम या ज़्यादा आवाज़ को कुत्ते सुन सकते हैं, इसलिए वो जो आवाज़ हम लोग नहीं सुनते हैं वो भी उनकी सुनाई देती है और वो भौंकते हैं। इसका संकेत HZ है। HZ में इसको जो है दिखाया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये इकाई है वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। ठीक है, तो इसकी सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरे किसी ने क्या कहा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो हमारा NCERT बोलेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। जैसे देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यदि व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रम में यह 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है, इसलिए जो है यही हमारा सबसे सही होगा। ठीक है, जो NCERT में लिखा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। NCERT से संबंधित कोई परेशानी हो तो बच्चे मेरे पास ज़रूर बताएं। जो छात्र हैं, अभ्यर्थी मुझे बताएं। मेरे पास NCERT का मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो उन सब को मैं बोलूँगा कि भाई उसका इस्तेमाल करने के लिए। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 nm में दिखता है। रिपीटेशन क्वेश्चन है, देखिए कितना आसानी से है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व के मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर, है ना, Nm²। तो ये ध्यान देने का है। इसमें क्या है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अब देखिए, दोबारा रिपीटेशन क्वेश्चन है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होगा? पास्कल है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। यह दाब की इकाई क्या हो सकती है? तो न्यूटन वर्ग मीटर, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ ई उत्तर के थ्रू जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह है दाब। प्रेशर जो है वो अदिश राशि है, दाब है अदिश राशि।
वे राशियां जिनका व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन को चुनिए। तो मैं सीधा बता देता हूँ कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। मैंने कई बार इसको बताया है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको बोलेंगे। तो ये होता है इसका कारण। चलिए, मैं खांसी पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा कोल्ड है जो कॉमन समस्या है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है न्यूक्लियस। परमाणु का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों न्यूक्लियस कहलाता है? क्योंकि परमाणु जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, दोनों मिलकर न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं जेम्स चैडविक द्वारा की थी। देखिए, ईट पर नाचे एक फॉर्मूला है जिससे ये पता चल जाता है कि किस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर किसी को समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना या पूछ लेना। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन ये बोलते हैं। नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सीधे जो है ना गर्म करने पर बिना द्रव्य हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो ये कहलाता है त्रिक बिंदु। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। तो देखिए, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जैसे 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। अब देखिए, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें किस तरह की किरणें हैं? तो ये आवेशित कण है। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। किस लिए, कैसे, इसकी थोड़ी व्याख्या देखें। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अच्छा G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G का मतलब होता है जनरेशन। अभी कौन सा 5G का भी चर्चा चल रहा है, तो 5G यानी 5th जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने आविष्कार किया था किसका? रडार का। तो ये स्कॉटिश भौतिकविद थे और 1935 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसे उड़ती हुई चीज़ों के बारे में नीचे ज़मीन पे पता किया जाता है। गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? तो हिग्स बोसॉन को, हिग्स बोसॉन को बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसका प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल्स उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सर सीवी रमन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है ना। तो भारत में कितने लोगों को पुरस्कार मिला है उसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो उससे हमारा जो है कई सारा काम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले जो मिला था नोबेल प्राइज़ वो मिला था रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए 1913 में, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कल्याण सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में। और ये मैं बता दूं कि मैंने कल्याण सत्यार्थी जी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, तो ये इसी प्रेरणा के कारण मैंने फिर गांव को चुना अपने काम के लिए।
तो धीरे धीरे समय गुजरेगा तो गांव के लोग भी इस बात को समझेंगे। और ज़्यादा नाम वाम की इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन वहाँ से बच्चों को का लाइफ बदले थोड़ा सा, ये मेरी इच्छा है। वी रामकृष्णन का रसायन में 2009 में, अभिजीत बनर्जी का अर्थशास्त्र के लिए 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के, इसके बराबर है 10⁻³ mm, 1/1000 mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो ये होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, F-32/180 बराबर C/100। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ये सवाल आराम से बनेगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं। तो किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थ हैं तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से ये अलग की जा सकती है। और इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं खास करके वायु वगैरह में, वायु भी मिश्रण है उसमें अलग करने में यही इस्तेमाल होता है। लोलक की कालावधि कितनी है? तो लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। T बराबर 2π√L/g। तो यहाँ पे पाई और जी नियतांक है, इससे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसी को हम लोग तोड़ ताड़ करके लिख सकते हैं कई तरीके से। आगे देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ये सबने बचपन में पढ़ रखा है, V बराबर U + AT। इसको कन्वर्ट करेंगे तो A बराबर V - U/T आ जाएगा। तो जो स्कूल में पढ़ा है उसको पूरा एकदम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए आयतन है ना, वो सदिश राशि नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग क्या हो गया? V, है ना। संवेग क्या हो गया? P = mv। देखिए ये क्या होता है? P = क्या होता है? mv। और वेग क्या हो गया? v। ये कट गया तो क्या m बच गया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो द्रव्यमान m प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये सिंपल है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो ये होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर 1000 मीटर। इस तरह का सामान्य प्रश्न जो है ना वो देखने को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न एकदम नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम क्लियर करना है तो सामान्य प्रश्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, यह बराबर होता है 10⁻−12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल, तो कितना लगेगा? लिफ्ट पर लगेगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, क्योंकि जी का मान कितना है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बस यही एक सही है, बाकी सबका तो पता नहीं, बाकी सब तो सही नहीं है। यदि एक पंख, एक रबड़ और एक गेंद की लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो सब एक साथ फर्श पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए जब एयर हट जाता है ना तो सब एक साथ ही पहुंचेगा। निर्वात में सब एक साथ ही ज़मीन को छुएगा। अगर हवा है तो हवा तो क्वांटिटी के कारण हवा अपने जोर लगाएगा, तो कुछ चीज़ें लेट धरती पे गिर सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा को के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई है, देखिए यह है वाट। कितनी बार रिपीट हो चुका है ना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वाट है। शक्ति का P बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। एकदम सिंपल है ये सूत्र इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का इससे नहीं नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार्य का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्न जो है ना वो सब सुमेलित हैं, जैसे वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, तो ये सब जो है सही है। गलत यही है। आगे हम लोग देखते हैं, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सिंपल है, मैकेनिकल ऊर्जा को।
और इसी तरह है 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो देखिए 1 इकाई होगा, 100 गुने 10 कर दीजिए तो 1000 हो गया। तो यही हो गया मामला, एक इकाई का खर्चा होगा 100 गुने 10 घंटा, तो 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो सीधा ऐसा है कि इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है बहुत आसानी से मान आ जाएगा। ये देखिए 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सॉल्व किया हमने, R1 प्लस R2, R का वैल्यू रखा और ये सीधा सा निकाल दिया तो कितना आ गया 4.70 किलो ओम। एकदम आसान होता है। ऐसे सवाल को, मैथमेटिक्स से सवाल है ना, उससे देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सामान्य समीकरण होता है, बस डेली प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम आराम से, जब पढ़ते पढ़ते मन दुखी होना, मैथ के 4 सवाल बना लीजिए, मन एकदम खुश हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। एकदम सिंपल है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनमो में क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सामान्य चीज़ है, ठीक है। वही कुंडली, सिंपल फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है इसमें। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, ठीक उसका उल्टा। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, बताइए। विद्युत धारा किससे नापी जाती है। अभी अभी हमने देखा है कि विद्युत धारा किस चीज़ से नापी जाती है। देखिए, विद्युत धारा नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा जो है वो नापी जाएगी किसे, एमीटर से। विद्युत धारा किसे नापी जाएगी, एमीटर से। घोट लीजिए, विद्युत धारा एमीटर, विद्युत धारा एमीटर, इस तरह करके इसको याद रखिए। तो अब आगे देखते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। एकदम ध्यान रखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से। देखा, तुरंत है। 64 में भी पूछ दिया, 65 में भी सेम चीज़ पूछ दिया। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। देखिए, प्रिज्म से, एक प्रिज्म लगा देंगे, रंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल हो। एक फार्मूला होता है विवग्योर, VIBGYOR, इसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइन बाय लाइन वो दिखेगा। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। D बराबर क्या होता है, 1/f, तो ये 0.5 मीटर होगा हमेशा, या इसको 50 सेंटीमीटर कर देंगे, ये सिंपल है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये हमेशा ना उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। ध्रुव तारा किस तरफ दिखाई देता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तर या दक्षिण के मामले में। मैंने ऐसे किसी से पूछा नहीं है, नहीं गूगल वगैरह किया है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे प्राप्त करते हैं, तो तंतु को गर्म कर देंगे, श्वेत पदार्थ जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत प्रकाश प्रभाव के लिए मिला था। 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को इस काम के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो देखिए यूरेनियम के लिए होता है। यूरेनियम को विखंडित करके धातु बनाई जाती है विद्युत। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ के, कंप्रेस्ड एयर को छोड़ देंगे, है ना। कभी साइकिल में हवा डालेंगे ना, तो हवा जब डालेंगे तो वो जगह उसकी जो नब है गर्म हो जाएगी, लेकिन हवा अगर तेज से निकलती है ना तो वो ठंडा हो जाता है। तो यही को यूज़ करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो बहुत सिंपल है। ये टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक एकदम कम होता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगी तो बाकी का तार बाद में जलेगा, पहले यही ओवर हीटिंग से कट जाएगा, जिससे कि क्या होगा, अंदर का लाइट खत्म बंद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो यह है पारा। पारा जो है ना ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। अतिचालक का लक्षण है, तो यह शून्य पारगम्यता, ठीक है। अतिचालक में क्या होता है, शून्य पारगम्य होता है ये। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया
उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालकता कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनमें चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ये क्या होता है, तो ये घटता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। देखिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी अर्धचालक डिवाइस है। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि बस सिंपल है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। भाई ज़्यादा होगा ना वो तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि वो CFC गैस वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लगती है, पूरा एरिया को ठंडा नहीं कर पाता, उसका मोटर ही गर्म हो जाता है पहले ही। तो बस यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है 67 में। देखिए कितना बार बार यही प्रश्न पूछा गया, ये अभी 39 में पूछा गया था, वही 67 में पूछा गया, एकदम रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना। और उसी के आसपास क्वेश्चन के आगे पूरी तैयारी करनी चाहिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है ना, कर लेते हैं कथन का चयन। अब सबको पढ़े तो सिंपल है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। क्या कथन है ये, गलत कथन है ना। सही कथन को देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। सही कथन क्या है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कटिंग के लिए किया जाता है, कोटिंग के लिए, ये भी सही है। ठीक है, बढ़िया है। इसमें एक और टर्म जो है जुड़ जाता है, और वो क्या जुड़ता है, वो टर्म इसमें जुड़ता है, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस वाला, सेमीकंडक्टर गलत बोल दिया मैंने, वो नैनो टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है जो फिर मैं आराम से बताऊंगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उनको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। सिंपल है ना, इस तरह करके होता है ना, इस तरह करके बनता है ना ये। ठीक है, तो ये इसको ये तरंगदैर्ध्य हो गया, या यहाँ से यहाँ नापेंगे तो तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो है उसका बदलाव नहीं होता है, बाकी चीज़ें बदल जाती है, आवृत्ति वही रहती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के बने होते हैं, किस लेंस के, तो ये उत्तल होते हैं लेंस, है ना, उत्तल होते हैं लेंस, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण एक प्रकार का है, किस प्रकार का, अवतल दर्पण में बड़ा लगेगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, 330 मीटर सेकंड है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये मतलब गर्म वायु में क्या होगा, ठंडे में क्या होगा, ये है, लेकिन एक है अनुमानतः, तो ये है 330 मीटर। एकदम स्ट्रिक्ट होता तो ई उत्तर हम लोग देते, खैर ये तो पुराना क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है इसका। शुष्क वायु में है, शुष्क वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, शुष्क वायु 25 पर 346, हाइड्रोजन में 25 पे 1284, आसुत जल में 25 पे 1498, समुद्री जल में 25 डिग्री पर 1531, स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पर 5960, एल्यूमिनियम में 25 डिग्री पर 6420, लोहा में 25 डिग्री पर 5950, कांच फ्लिंट में 25 डिग्री पर 3980। ठीक है, एक पर ऐसे एक नज़र मार लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो ये होती है
तरंग एवं कण दोनों के समान होती है ये। आकाश नीला लगता है क्योंकि क्यों नीला लगता है ये? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश जो है वो नीला लगता है। सबसे कौन है? विबग्योर में सबसे नीचे वायोलेट है वी, इसलिए आकाश नीला लगता है। सुबह शाम में कैसा लगेगा? तो लाल लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए VIBGYO लास्ट में आ रहता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की ज़्यादा होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से तारे टिमटिमाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसमें मिस नहीं करना है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भाई इसी कारण से मछलियाँ जो है ना पानी के अंदर जीवित रहती है। ऊपर में बर्फ़ जम जाता है, नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अलग है इसके बारे में। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल है, बस एक फार्मूला F-32/180 बराबर C/100। इसे देखेंगे तो 122 डिग्री आराम से निकल जाएगा। 122 डिग्री F खुद निकालिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। ठीक है, वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो सब एक जगह पर रहती है इकट्ठी होकर के। इच्छा करे तो उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो ये होती है शहद की। इन सब में देखिए जल की, खून की, वायु की, सब में सबसे ज़्यादा श्यान होता है शहद। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है ना, तो ये देखिए शहद सबसे ज़्यादा, फिर खून, फिर जल, फिर वायु। अब देखिए श्यानता का जो है ना जैसे कितना कितना होता है, इस चार्ट को देख लीजिए एक बार, है ना। ये श्यानता का चार्ट है, इच्छा करे तो देख लीजिएगा रोक के। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो ये चंद्रमा से। हाई टाइड जो है ना वो चंद्रमा से जो चंद्रमा जो है ना नज़दीक है, सूरज है लेकिन काफ़ी दूर है, तो जिसके कारण सूरज के कारण हाई टाइड नहीं होती है। चंद्रमा वनस्पत नज़दीक है तो उसके कारण हाई टाइड ज़्यादा आता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए ऐसा होगा ना, तो इसका भार बदल जाएगा। ठीक है, भार बढ़ जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदल जाएगा, पहले कम था ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। कोई द्रव्यमान है उसको पूरे अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि होता क्या है ना कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च ताप पे उबलेगा तो वो जल्दी पक जाएगा खाना, सीटी भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि बॉइलिंग होगा, प्रेशर बढ़ा देगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किस में प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे बड़ा सूरज जो है ना वो हमारे उसका स्रोत है ऊर्जा का। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है सूरज से। काफ़ी कम है लेकिन काफ़ी है वो भी पृथ्वी के लिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है, तो ये होता है प्लूटो पर। एकदम सबसे बड़ा वर्ग होता, सबसे दूर है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो लाइट है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना। बस उसी को ध्यान रखना है कि लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। नाम है विद्युत चुंबकीय, लेकिन ना ही विद्युत की तरफ ना ही चुंबक की तरफ ही आकर्षित होती है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग दिया हुआ है ना, तो 8.5 मिनट। 8 मिनट भी होता तो सही रहता, उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो हम लोग मान बदल देंगे। चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो देखिए ये है ना ई, है ना, कहा कि 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। लगभग होता तो 8 मिनट उत्तर होता, लेकिन इसमें दिया नहीं है एग्जैक्ट, तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका उत्तर ई हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए फास्ट जो है ना कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी तो फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रेन, सी,
बेसिक, ये सब है कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये होती है टंगस्टन। ठीक है, इसको चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, है ना। वैक्यूम में ये ऑक्सीकृत नहीं होती, इसलिए इसका यूज होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है जर्मेनियम। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार व P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक क्या अवयव है? देखिए, नाभिक में दो ही चीज़ रहता है, घुमा फिरा के वही बात पूछ रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कितनी बार तो सेम क्वेश्चन को पूछ लिया गया। भाई ऐसे सवालों में मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पर वो कोई गलती करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये वाला मामला गलत है। ठीक है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है ना नाभिक में, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ सही है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के प्रोटॉनों में प्रोटॉनों की संख्या है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या की बात है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है, ये भी ठीक है, ये अच्छा बताया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ये कितना मतलब कि अनियंत्रित जो होता है ना विखंडन, हाइड्रोजन बम ये होता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, जिसमें कि संलयन जो है ना अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो वो होता है हाइड्रोजन बम। अब ये भी बोला था हमने। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। रेडॉन है ना वायु में नहीं होती है ना, ये नोबेल गैस नहीं होती है। एकदम घोट लेना इन सारे सवालों को। तो देखिए, अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? एकदम सिंपल है, अभी अभी इसको भी हमने देखा है। तो वाट पर आधारित है, ठीक है ना, सिर्फ वाट पे ही आधारित है और कुछ नहीं होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है यूरेनियम, है ना। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार होता है 238.08। भाई केमिस्ट्री का जो है ना, एक बार वो क्या बोलते हैं उसका, वो टेबल जो होता है पीरियोडिक टेबल, उसको देख लेना चाहिए। वो सिंपल है, बहुत आसान है, एक बार देख लेने में ही सब क्लियर हो जाएगा। इनसेट 2A कब छोड़ा गया ये नहीं पूछा जाएगा, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ये तो अब नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 102 क्वेश्चन है ना, 102 क्वेश्चन में से ही 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तैयार कर लेना है। साथ में 67 BPSC का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है। अगर कोई आदमी बोलेंगे तो लेटेस्ट जो है ना, लेटेस्ट की वाला जो कुछ बदलाव के साथ जो सॉल्यूशंस हुए थे, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है तैयारी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को भी देखेंगे, जल्दी देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, तीनों एक साथ हो जाएगा तो 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए एक ब्रेक के लेकर के वापस उसको भी देखेंगे। रिवाइज करिए जितनी बार हो सके उतनी बार। धन्यवाद। तो अब रसायन विज्ञान को हम लोग देखते हैं। बेसिक्स है, ये जो रसायन विज्ञान के जितने सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर ये 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में ही आपको सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत बेसिक्स है और सब ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। 6ठी से लेकर 10वीं तक के 90% क्वेश्चन होते हैं, 10% क्वेश्चन ही जो है वो 11th-12th लेवल के होते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए तत्व नहीं है तो गैस जो है ना वो तत्व नहीं है। हम लोग जानते हैं गैस मिश्रण है। इसका डिटेल देख लीजिए कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु, मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स तथा उपधातु मेटलाइट्स में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F
फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, सेलेनियम Ase, ब्रोमीन Br, आयोडीन I तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। देखिए सबको क्या रखा गया है, अधातु। तो भाई मतलब क्या हो जाएंगे वो, अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर पूरा नाम था। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता है एंटोनी लेवोजियर। देखिए इस एकदम सामान्य क्वेश्चन है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, बराबर कितनी हो जाएगी, 38। आगे बढ़े हम लोग। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है ना। सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया। आगे देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94 Pu 22 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, सीधी सी बात है। 242 में से 94 घटा दीजिए, 148 होगी। ये देखिए 148 आंसर। एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इधर उधर नहीं। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या में ये अलग होते हैं। एक समस्थानिक का मतलब है कि उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग होगी। फैराडे स्थिरांक है। फैराडे कांस्टेंट क्या है, तो देखिए ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि ये क्या होती है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो इसका कुछ मान भी है क्या, बिल्कुल। ये कितना हो जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 96,485 जूल मोल होता है। 96,485 जूल मोल। किसका पीएच मान 7 है, तो देखिए शुद्ध पानी का भी पीएच 7 है, उदासीन विलयन का भी पीएच है जो वो क्या होगा, 7 होगा। तो इसलिए ये जो है इसका मान ये 7 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये स्केल है, ये 7 इधर हो जाएगा क्षारीय, इधर हो जाएगा अम्लीय। ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, और इधर हो जाएगा अम्लीय। तो जो उदासीन विलयन होगा वो भी 7 होगा, और जो शुद्ध पानी होगा उसका भी 7 होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। अब भाई 7 से अधिक किसका होगा, सीधी सी बात है, क्षारीय विलयन जो होगा उसका अलग होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा। पानी का पीएच मान कितना है, 7 है। भाई कितनी बार पूछोगे एक ही क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो हमें भी क्या है, रिपीट करना है। हर बार पाठ को क्या करना है, ईट, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, हमेशा एकदम घोटते रहिए। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H प्लस आयन की सांद्रता, देखिए H प्लस आयन की सांद्रता ना 1000 गुना कम हो जाएगी। भाई कैसे कम हो जाएगी, देखिए ये बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन बेसिक्स आता है तो यहाँ से आप सीधा जान सकते हैं। डेल्टा पीएच क्या है, pH2 माइनस pH1 होता है, 6 माइनस 3। H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात H+2 H+1, ये हो जाएगा 10⁻³ जैसे ये होगा तो 0.001 सीधा सही आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है, सीधा है, लाल द्रव होती है ब्रोमीन। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। तो ब्रोमीन गहरा लाल रंग, धारिता, तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रम 35 होता है तथा यह कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो डिटेल को जरूर घोटना है, जो डिटेल है उसको जरूर घोटना है। वन लाइनर के साथ साथ क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, या तो ऊपर से बनेगा नहीं तो नीचे से बन जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग में यूज होने वाली गैसें हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो ये परत होती है किसकी, तो जस्ते की परत होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आया है। अब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेवन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो यह है सल्फोनेट। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्कील बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। यह सत्य तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो देखिए ये जो है कई सारा चीज़ होता है, तो इसका उत्तर ई होगा। जैसे पसीना मुख्य रूप से पानी ही होता है इसमें, लेकिन इसमें अम्ल, यूरिया भी मौजूद होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व सब इसमें पाया जाता है।
नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो यह है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, इसका व्याख्या भी देख लें। तो नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी अल्कोहल में अघुलनशील है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु है प्लैटिनम। इसमें से सबसे भारी धातु हम लोग देखेंगे तो होगा प्लैटिनम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भारी का तात्पर्य है घनत्व। तो इसमें देखिए प्लैटिनम जो Pt है सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी Ag का 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, पारा Hg का 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर तथा सोने का 19.32 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये किसकी मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती है, कार्बन, निकेल, क्रोमियम सबका जो है निश्चित अनुपात में मिला करके बनता है। तो इसका ई इसका उत्तर होगा, ठीक है, इसका उत्तर ई होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन, निकेल और क्रोमियम निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, देखिए ये क्या है, ये जिप्सम होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिप्सम होता है। देख लिया आपने, यहाँ पर देखिए कैसे इसको रिपीट किया जाएगा। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो यह CaSO4.2H2O है ना। ये देखिए ये रहा CaSO4.2H2O और इसको देखिए किस तरह से इसको लिखा गया है, जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई देख लीजिए अपना, आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, तो ये कहलाता है एल्कीन। एल्कीन, एल्काइन इस सब का फॉर्मूला है, सब आपने देखा होगा। द्विबंध द्वारा जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। देख लीजिए इसका थोड़ा व्याख्या भी पढ़ लीजिए, है ना। जो व्याख्या है इसको देख लीजिए एक बार। सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH। यूपेक नाम एथेनाइक अम्ल होता है इसका। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसको H2SO4 बोलते हैं। अम्ल वर्षा में भी यही गिरता है आसमान से। चलिए थोड़ा सा व्याख्या है, इसको भी जब इच्छा करे पॉज करके देख लीजिए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, क्या निकलती है? सोडा वाटर खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सीधा सा एकदम इश्यू है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज मिनरल क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस। खनिज क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस, उसी को मिनरल्स बोलते हैं। यह क्या है? अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? देखिए उसमें प्रयुक्त हुआ था प्लूटोनियम, और नागासाकी में प्लूटोनियम और हिरोशिमा में यूरेनियम। भाई थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये हल्का सा है, ये देख लेना है। 6 और 9 अगस्त को गिराए गए थे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। प्राकृतिक जो तत्व होते हैं ना उसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील इसमें देखिए तो है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। तो ये है, इसको ध्यान में रखना है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाला कौन सा है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखिए ये बनाने का प्रोसेस है कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर निकेल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। बहुत नुकसान होता है, कभी मत खाइएगा डालडा घी।
उसी के साथ साथ जो होता है ना रिफाइंड तेल, उसको भी नहीं खाना चाहिए। कारण मैं बाद में बताऊंगा, आराम से अभी आगे बढ़ते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पूरा देख लेना है, इसमें पढ़ लेना है। आगे बढ़ें। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार को बनाने से बनता है नमक, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl KNO3। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो यह है कार्बन। जो भी है उसका मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो यह होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन जो है मिट्टी के तेल में बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो उसमें सोडियम को डुबा के रखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ब्यूटेन, C4H10 इसका फॉर्मूला है। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? अब देखिए इसमें क्या होता है ना, LPG का मुख्य घटक जो होगा उसमें ब्यूटेन है 65%, प्रोपेन है 35%, और हाइड्रोकार्बन भी इसमें होता है। इथेन भी अल्प मात्रा में होता है। तो ये देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, है ना। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, CH2 = C CH3 CH2, ये देखिए है ना बहुलक है। इसको एक बार जरूर पढ़ लेना है, जो भी चीज़ है उसका व्याख्या जरूर पढ़ना है। सीधे क्वेश्चन से नहीं आएगा तो व्याख्या से प्रश्न जरूर आएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देख लेना है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बेकेलाइट जो बनता है ना वो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है ये। ठीक है, ये रहा, डिटेल से इसको पढ़ना है यहाँ से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई ग्रेफाइट और हीरे के दोनों कार्बन का ही अपरूप है, दोनों जो है ना कार्बन का अपरूप है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो यही बात सच है, तो ये डिटेल से पढ़ लीजिए। दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है। देखिए ये पूरा है ना डिटेल। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, तो ये होती है क्या होती है? तो देखिए LPG में एक चीज़ तो होता नहीं है। अभी हमने देखा था कि LPG में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ये सब उसमें होता है। तो भाई 2 बार पूछ लिया एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई क्या हुआ? रिपीट हुआ क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए ये बड़ा फंसाऊ क्वेश्चन है। मुख्य घटक तो इसका जो सबसे जो प्रमुखता से होता है ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हो गई, जैसे मीथेन भी हो गया, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया, ओजोन भी है। तो ये सब के कारण जो है देखते हैं जो इसका उत्तर ई हो जाएगा, है ना। सबसे प्रमुख कौन घटक है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। देखिए दोबारा पूछ लिया, ठीक है ना। 64 में भी पूछा और 65 में ही पूछ लिया, एकदम सेम क्वेश्चन को पूछा, मतलब कोई भी रत्ती भड़का अंतर नहीं। देखिए ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। 64 में पूछा गया है। देखिए ये देखिए 46, 66, 65 में पूछा गया, लगातार ही पूछ लिया। ठीक है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा बनता है, देख लीजिए थोड़ा सा। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। जो पाइसीकरण है उसके द्वारा इसको ग्रीस को हटाता है। ये रहा, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है इसको। डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, जब इच्छा करें पॉज करके। देखिए अब सूची 1 को ना सूची 2 के साथ जो है हमें इसको मिलाना है। ठीक है, सीधा इसका उत्तर पे ही चलते हैं और यहाँ से इसको घोटते हैं।
स्पार्टम क्या है तो कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयन क्या है तो प्रशीतक है, नियोप्रीन क्या है संश्लेषित रबड़ है, बेनाड्रिल क्या है प्रतिहिस्टामिन है। तो इन सब जो चीज़ है ना, जो कि अभी जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है उनको क्या चाहिए, जो जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको एक पेपर पे लिखिए और उसको बार बार इसको रिपीट करिए। बाथरूम, टॉयलेट, सब जगह इसको लेके जाइए बिना सोचे हुए कि हाँ ठीक है भाई क्या करना है। बाथरूम में जाइए, चिपका दीजिए एक जगह पे, शीशे पर चिपका दीजिए। किचन में अगर कोई गृहिणी है, घर में काम करती हैं, तो किचन में जो है ना एक जगह रखिए, वहाँ पे इसको चिपका के दीजिए। जब भी खाना बनाते समय जो है कई मौका मिले वहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है H2SO4। ठीक है, और भी चीज़ें पड़ती है लेकिन सबसे अधिक होती है H2SO4। देख लीजिए इसका है ना ज़्यादा कैसे कैसे होता है, ये पूरा देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए यहाँ से। अम्ल वर्षा होती है, देखिए कई कारणों से होती है, कारखाना से, यहाँ वहाँ सब कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है मेन इसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जक कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। तो एक से अधिक इसका उत्तर होगा। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? देखिए तुरंत रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार पूछा जाएगा शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। CaOH2 + CO2 CaCO3 + H2O। फॉर्मूला भी एकदम देख लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? देखिए इसमें कुछ भी कोई कहे, ई उत्तर भले हो, लेकिन मुझे लगता है चूना पत्थर इसका मुख्य घटक है। ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे लेकिन चूना पत्थर इसका मुख्य घटक है। लेकिन अब चूँकि नए नई चीज़ों से सीमेंट बनाने का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर आयोग ने ई दिया है। क्योंकि सिलिका मिट्टी के साथ भी है ना कोशिश हो रही है, और जिप्सम के साथ भी कोशिश हो रही है, राख से भी, इन सब से बनाने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन मुख्य घटक पूछा गया है, तो मुख्य घटक तो भाई चूना पत्थर ही होगा, है ना। तो ऐसे फंसाऊ सवाल तो आएंगे, इसको लेकर के हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी आयोग 150 में 150 नंबर नहीं लेने देगा। ठीक है, तो वो अपना सेफ साइड लेके रहता है। हो सकता है कि अगली बार इसका उत्तर वो की में ई दे दे, और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए ये हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसको देख लीजिए एक बार, है ना, कैसे है ये। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिए, पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? देखिए कार्बन हीरा में है, कोयला में है, ग्रेफाइट में है, सब में है। तीनों कार्बन का ही उपरूप है, तो कोई होगा नहीं। निम्न में सबसे सख्त कौन सा है? सबसे सख्त है हीरा। ठीक है, सबसे सख्त है हीरा। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। ये खाने के परिरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है ना खाने के परिरक्षण में किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण जो है ना वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो ये गैस मुख्यतः है मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यह है पारा। सामान्य ताप पर द्रव है पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये कहते हैं उधर्पातन यानी कि सब्लिमेशन। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो यह है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? देखिए वाहन से तो कई सारी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड सारे ही। तो इसका व्याख्या देख लेना है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता देने के लिए। ठीक है, देख लीजिए इसको।
किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त पिच ब्लेंड से, रेडियम पिच ब्लेंड से, ठीक है। डिटेल भी इसका पढ़ लीजिए रोक करके। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण जलती है ये। वैसे मैं काफ़ी तैरा हूँ तो मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ इस तरह की त्वचा जली हो। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बन जाएगा, सीधा सा इशू है, सबसे एकदम बढ़िया है ना। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा और एकदम क्लीन एनर्जी है ये क्वेश्चन भले पहले पूछा गया हो 47th BPSC में, लेकिन वापस से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ड्यूस बहन नाम से एक कंपनी है जर्मनी की जो कि बना रही है, ऐसी लॉन्च किया उसने ट्रेन जिसमें कि हाइड्रोजन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। सोने को घोला जा सकता है, एक्वा रेजिया में सोने को घोला जाता है, सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया जो है ना, सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1/3 का मिश्रण होता है। तो इसमें तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। कांच में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसके साथ अब प्रतिक्रिया करेगा। ये देख लीजिए इसका पूरा डिटेल। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा, ठीक है। वो धातु क्या है? तांबा। क्या बोलते हैं उसको? पटीना बोलते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये क्या है? तो ये एक एस्टर है। क्या है ये? एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक एस्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि आराम से मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए मैं ये नहीं कहता कि और सवाल नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन इसी के अराउंड क्वेश्चन घूमेगा। तो जब भी पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि किस चैप्टर से आया, उसी चैप्टर को पढ़िए। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? LPG के द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण, ठीक है, ये असत्य है। देख लीजिए इसका, पढ़ लीजिए पूरा डिटेल, ठीक है। जब भी इस तरह का व्याख्या हो उसको थोड़ा सा रोक करके इसको जरूर पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है तो यह है 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। देखिए ये इसका कैलकुलेशन है, सिंपल है। 3 पीतल का है तो 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा, भाई आराम से निकल जाएगा। ये कॉमन सा फार्मूला है भाई, लीनियर इनइक्वलिटीज़ तो है नहीं, बराबर का चिन्ह है, सीधा है भाई। ऐसे सवाल जिसमें बराबर का चिन्ह रहे उसको निकालना काफ़ी आसान होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है, सिंपल है। पढ़ लीजिए इसको, इसका व्याख्या। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो देखिए इसमें देखिए इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। तो आयरन होता है 89.4%, क्रोमियम होता है 10%, मैंगनीज होता है 0.35% और कार्बन होता है 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है क्योंकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। उस समय ई ऑप्शन नहीं होता था, ठीक है ना, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अभी के वक्त में आएगा तो इसका उत्तर ई चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है बीटा किरण में, अल्फा पॉजिटिव, ठीक है, गामा उदासीन और बीटा जो है ऋणावेशित, यही होता है अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये होता है 288, है ना। ये देख लीजिए क्यों हो जाता है, यहाँ पे देखिए 228, जिसमें अष्टक पूरा हो जाएगा ना, अष्टक, उसका कहानी अलग हो जाएगा। तो मैं अभी बेसिक्स नहीं बताऊंगा, क्लासरूम में कोई आदमी पूछेंगे तो मैं उनको फिर डिटेल से बताऊंगा। अभी पूरा क्लास वही उसी खींच जाएगा, इसमें अपनी लिमिटेशंस है। CO आबंध का
CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह है 3। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। सीधा सा उत्तर हो गया। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये होता है, इसका आकार अष्टफलकीय होता है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा एकदम से जो है ना याद करके ही रखिए एकदम से। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है, बस इतना ही याद करके रखिए घोट के। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 होगा, सीधा सा है, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? 12 और 3 होती है। सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। यहाँ से देख लीजिए इसको। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक, तो ये दूध जो है ना कोलाइड विलियन भी है और इमल्सन भी है, दोनों ही चीज़ है दूध जो है। सो इसके इसलिए इसका उत्तर जो है ना ई होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं पलट के इसका उत्तर क्या है। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी एंड सी दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए एक बार डिटेल से, 40 सेकंड में पूछा गया था ये। अल्कोहल खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेशन से क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। आगे बढ़े, ठीक है, पूरा देख लिया आपने। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह बदल दिया जाता है जाइमेज के द्वारा, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। भाई घर में बनाइए शराब, मस्त पीजिए, शराबबंदी की ऐसी तैसी कर दीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, हल्का फुल्का मूड रखने के लिए। शराबबंदी को मैं अच्छा मानता हूँ और है भी अच्छी चीज़, और ये अलग है कि ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखने को मिलती है। खैर अपना इशू है, बाद में बात करेंगे इस पर। ग्लूकोज का सूत्र है तो यह C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो ये तत्व हैं CHN और O। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? तो भाई शोधन अभिकर्ता, सब लोग जानते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट होता है, क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होते हैं। तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है, उसको डिटर्जेंट ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल, ठीक है। देखिए वनस्पति तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी साबुन की सहायता से तेल को हम लोग हटा भी देते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो यह है तांबा और जस्ता। पीतल में है तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है ना, एक बार उसको देख लेना है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा गामा सब उत्सर्जित करता है। भाई अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन न्यूट्रल। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन, ठीक है। 78.09% क्या है वहाँ पे? नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पूरी हवा का मेन चीज़ तो वही है, बाकी तो थोड़ी अल्प मात्रा में वो देखने को मिलता है। वायु एक मिश्रण है ना, इसमें कई सारा गैस का मिश्रण है। देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है N2 78.09%। पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए।
लेकिन नाइट्रोजन सीधा वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए। ऑक्सीजन से 20.95%, आर्गन 9.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। बस इतना ही का मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस शुरू हो जाएगी। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो है एलिथ्रीन। ठीक है, क्या है? एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या है जल की अस्थायी कठोरता का कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यही इसका कारण है। हास्य गैस क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? भाई नाइट्रस ऑक्साइड को। भाई कितना रिपीटेशन है, क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बस इतना ही करना है। सीधे मिला हुआ देख लेते हैं। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। वैश्विक तापन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इतना ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर हम लोग जल्द हाजिर होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद। चलिए साथियों, अब बायोलॉजी का सेक्शन शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ के बताऊंगा और इसके जो डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकेंगे 1 से 2 सेकंड, ताकि अगर आपको उसको पढ़ना हो तो आप उसको पॉज करके उसको पढ़ सकें आराम से। तो शुरू करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने लिखी है। तो ये उसकी लिखी हुई उनका एक और सिद्धांत था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी काफ़ी फेमस सिद्धांत था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसको ध्यान देना है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो देखिए ये नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय से एक अंतर्स्रावी होता है और ये क्या करता है कि लक्ष्य कोशिकाओं पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। तो ग्लूकोजन कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। देखिए एंटीबायोटिक इसमें से 2 हैं, है ना, एक से अधिक इसमें सही है। जैसे कि देखिए तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और सल्फाडाइजिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये दोनों एंटीबायोटिक है क्योंकि ये एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए होता है। व्याख्या भी इसका देख लें। निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो यह है चावल। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? तो चावल में मिलता है, बड़ी संख्या में मिलता है। और आपको कुछ और भी देखना हो तो वहाँ पर क्या पॉज करके रुक के आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि 100 ग्राम पके चावल में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो साधारण जो होता है ना चावल, खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन। हम लोग देख चुके हैं कि जेनेटिक्स का जो है प्रतिपादन किसने किया था। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए अल्ट्रासाउंड को ही प्राध्वनिक तरंगे कहते हैं, तो उसी का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश वाले में कोई समस्या हो, हिंदी वाले में, तो इंग्लिश वाला एक बार देख लेना बेस्ट होता है। निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो देखिए सेब एक सच्चा फल नहीं है। जैसे देखिए जैसे कोई फल है ना, उसके निर्माण में जब अंडाशय के अलावा अन्य भाग जो है शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, काजू, नाशपाती, ये सब क्या असत्य फल है। लौंग के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है लौंग? तो देखिए शुष्क पुष्पकली है लौंग, ठीक है ना। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा जो है मध्यम कद का वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है लौंग। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए जो भी इसका डिटेल है। दांतों वगैरह के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक में नोड और इंटरनोड होते हैं।
इसलिए ये क्या है, तना है। पादप कली है, ये पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है। आगे देखते हैं कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो देखिए ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो यह है इंफ्रारेड। ये दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ये दर्द निवारण के लिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो यह है उत्परिवर्तन। ठीक है, ये इसको उत्परिवर्तन इसका कारण है। हम लोग देख सकते हैं ये किसने बोला था इसको कि उत्परिवर्तन इसका कारण है। पढ़िए और ज़रूर एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, जो है ना, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देते चलिए कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह है लैंगिक जनन पर। मटर के पौधे का प्रयोग किया था उसने। डीएनए की खोज किसने की थी, तो देखिए डीएनए की खोज जो थी ना, एक गलत धारणा बनी थी कि इसकी खोज में जो भी नाम आएगा, तो डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, HMF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। तो वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकर विन्यास प्रस्तुत किया था। तो डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायनशास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। ठीक है, तो ये नाम है नहीं, तो वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी है डीएनए। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये जमा होती है ग्लाइकोजिन के रूप में। तो ये जो ऊर्जा जो जमा होती है ना, ये ग्लाइकोजिन के रूप में होती है जमा। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में हम लोग देखते हैं 70% से ज़्यादा पानी होता है। पूरा पानी पानी ही के हम लोग बने होते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो वह है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है, तो यह है विटामिन के। एंटीडोट के रूप में ये प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल। यहाँ से डिटेल जो पढ़ना है, तो 1 सेकंड आप रुक करके या पॉज करके आराम से पढ़िए इसको। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये भंडारित होता है यकृत में। तो मानव का जो यकृत है ना, वहाँ पे विटामिन ए भंडारित होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए जो सही सुमेलित नहीं है ना, वो साइनोकोबालामाइन रक्ताल्पता से संबंधित नहीं है। रेटिनॉल जीरोफैप्थेलिमिया सही है। टोकोफेरॉल बेरी ऑर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, ये सब सही सुमेलित है ना। तो इसको एक घोट लेना है, मैंने बताया था तरीका, अभी मैंने बताया है आधे घंटे पहले, बस उसमें घोट लेना है उन सब चीज़ों को। भाई लगातार घोटते रहना है इनको। विटामिन निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, तो देखिए इसमें किस में सही सुमेल नहीं है, तो इसका उत्तर तो ई दिख रहा है। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर जो है ई होगा। ठीक है ना, इसका उत्तर ई होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो वह है B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ये होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है ये।
आप इसको देख लीजिएगा। वजन के अनुसार से ये वैरी करता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन को भी एक बार पढ़ते चलना है ना, इसलिए मैं 1-2 सेकंड रुकता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना है अगर ज़्यादा टाइम लगे तो। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। अगर आरएच फैक्टर अलग अलग है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आरएच कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस मंद्रो के रक्त में की थी। तो जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, तो डिस्क्रिप्शन को तो हमेशा देखना है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो यह है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी से हम लोग है रक्त दाब को हम लोग पता करते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो देखिए 1200 सीसी का जो है रक्त प्रवाह होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब स्कूल जो है ना, डायरेक्ट स्कूल के बायोलॉजी के 7वां या 8वां में है, सीधा उठा करके यहाँ पे डाला गया है, कोई डेटा उठा या कोई भी चीज़ कुछ भी चेंज नहीं है। इंसुलिन है, अब देखिए इंसुलिन क्या है, ये तो रिपीट करा है क्वेश्चन। ये एक प्रोटीन है, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है, जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन है भाई, सीधा सा है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन भी है, हार्मोन भी है। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है ना वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन में उत्तेजना का अभाव होता है, तो हम लोग देखते हैं जो बाकी सब जो है ना वो चीज़ें तो शो होती है इसमें, लेकिन उत्तेजना नहीं दिखता है। वो टेस्टोस्टेरोन में होता है जो पुरुषों में होता है। तो जो टेस्टिकल्स जो नीचे लटके होते हैं उसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो बड़ा नोटोरियस टाइप का हार्मोन है। ये स्त्री के प्रति आकर्षण, यौन संबंधों के प्रति झुकाव, इन सब को वो काफ़ी बढ़ावा देता है। इसलिए जो है ना मेल थोड़े से ज़्यादा नोटोरियस होते हैं। तो बाकी सब इसको देख लेना है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का और भी इस्तेमाल है ना, तो वो सब भी एक बार उसको पढ़ लेना है अच्छे से ढंग से। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये मिली होती है थायरॉक्सिन में। आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में क्या होता है? TSH हमारा वो मिला होता है। आगे देखें, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है पीयूष ग्रंथि? तो ये होती है मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो ये है O2, ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण से जो बनता है ना वो O2 बनता है, और उसी के कारण जो है बड़ी संख्या में ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे यहाँ मेंटेन रहता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो कहाँ बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका जो है वो शक्ति स्रोत है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको घोट लेना है, सीधा यही लाइन है जो कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। बीज में भ्रूण जो है वो छुपा होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो देखिए इसमें एक से अधिक मामला है। क्लोरोडेम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं, तो ये विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों के। जलजन्य रोगों के ये विशिष्ट उदाहरण हैं।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। यकृत इससे प्रभावित होने वाला जो है वो प्रमुख चीज़ है। यकृत को बचा के रखना चाहिए, है ना। उल्टा पुल्टा चीज़ तो खाना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य पाचक ग्रंथि है यकृत। इसको हम लोग देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो एक से अधिक वाला मामला हो जाएगा। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ओंकोजीन संबंधित है, ये संबंधित है कर्क रोग से। कर्क रोग यानी वही कैंसर का मामला है वो। ठीक है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो देखिए कौन सा समस्थानिक है, तो रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60, है ना। P32 और कोबाल्ट 60 दोनों है। इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, ई इसका उत्तर हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयोज्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी? देखिए, उपचार भी का जहाँ तक मामला है तो वो है आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण जो है उसके कारण कर्क रोग यानी कि कैंसर हो भी सकता है और उसका उपचार भी हो सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, भाई सीधा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है, कान के नीचे होता है। मोबाइल से ज़्यादा बात करने पर ना हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो सकता है, तो ज़्यादा कान से फ़ोन से बात करना नहीं चाहिए। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। भाई लगातार पूछा है, 64 में पूछ लिया, 65 में पूछ लिया, तो प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, इनको लगातार पढ़िए। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए ये सब कारण से होता है, जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स हो जाता है, क्रोमोसोम में बदलाव से, बिल्कुल जीन के मिश्रण से यानी सफलिंग से, सब के कारण होता है ये। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को एक अंतः पात्र में बनाया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। एकदम ध्यान देना है, पार्किंसन में क्या होता है भाई, नोबेल पुरस्कार वगैरह सब मिल चुका है भाई, ढंग से पढ़ लेना इसको। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर, बाल दिवस को डायबिटीज़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम लोग एक सवाल और छूट गया था हमारा, देख लेते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो देखिए, विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। जहाँ वो जाता है ना, उसी का एंजाइम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यरत आवाहन किस प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV एड्स के लिए है। वैसे ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, इसके कई सारे ब्लैक मामले भी हैं इनके ऊपर पे, तो इसके ऊपर हम लोग आराम से बात करेंगे। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा था सबसे पहले। तो ये डिटेल है उसका, इसको भी देखते जाना है। ये मैंने रिवीजन के हिसाब से दिया है, लेकिन रिवीजन भी करना है अपने तरीके से। रिवीजन में भी क्या है, छोड़ना नहीं है पॉइंट्स को कभी भी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वह क्या है? तो वह है बैक्टीरिया।
ठीक है, बैक्टीरिया से बदला जा सकता है। कणीय तत्व क्या है? तो यह है वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है? तो यह है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक क्या है? कणीय तत्व है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से ऊपर की तरफ जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, जो इक्वल होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो ये होता है ओ। सर्वदाता है ओ। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो यह है ए बी। ये रक्त समूह ए बी सर्व स्वीकार्य है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये होती है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। हड्डियों की पढ़ाई के लिए ऑस्टियोलॉजी। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये निकलती है 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत है ना, 2 बार विकसित होते हैं, और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो देखिए 28। भाई अलग अलग गणना है, तो उस गणना के चक्कर में नहीं पड़ना है, 28 बस याद रखिए, काम चल जाएगा। तो कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1, कान में 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, ठीक है ना। पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है ना। कहीं कहीं पे खोखली भी देखने को मिलेगा, ध्यान नहीं देना है। ठोस होती है मतलब ठोस होती है, ठीक है। आगे बढ़े। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो ये लगभग इनमें से कोई नहीं, 206 हड्डी होती है, जो कहीं नहीं दिया हुआ है। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल 2 में बटी होती है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत कृंतक जो है, इंसीजर्स, ये अवशेषीय अंग नहीं है। अवशेषीय अंग वो अंग होते हैं ना जिनका काम नहीं रह जाता है कोई बाद में, ठीक है। बाकी तो हैं, आप देख लीजिए इसको। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो यह है एंजाइम। ये तेज कर देता है किसी भी प्रक्रिया को। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो यह है विटामिन सी, ठीक है। खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को सही रखने में है, खाना चाहिए इसको। नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, ये सब जरूरी है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसमें। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है घटिया स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। इल्यूरिन प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से, है ना। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है, जो डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो यह है जल, ठीक है। 80% से ज़्यादा जो है एक सेल में जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। हम लोग तो बने ही हैं किसके? जल के, है ना। तो एक दिन इंसान को कहाँ मिल जाना है? जल में। अरे नहीं भाई, राख में मिल जाना है। चलो जो भी हो, जैसा भी हो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, हम लोग कहीं बरस जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो ये बहुत पहले थे। 3.5 अरब पूर्व हो चुका था ये मामला, तो उनमें से कोई उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना। 2.3 अरब पूर्व माना जा सकता है नीलहरी शैवाल का उद्भव। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? जब स्पर्म जब मिलता है ओवरी से, तो वो कहाँ मिल जाता है? तो वो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, जो अंडवाहिनी के नाम से हिंदी में जाना जाता है, वहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो ये योनि मार्ग में तो आता ही नहीं है। वो योनि मार्ग में जब आता है तो डिसइंटीग्रेट होकर आता है, ब्लड के रूप में आता है। अंड ग्रंथि का तो मामला नहीं बनता, वहाँ से जब छूटता है तब बनता है। गर्भाशय में एक बार यहाँ पर जो है ना, जो फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया हो जाता है, इसके बाद धीरे धीरे खिसक के वो जाके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो यह क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है ना, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ये प्रश्न दोबारा आ सकता है क्योंकि क्रो-मैग्नन मनुष्य के ऊपर में फिर नई खोज हो चुकी है अभी अभी।
विकास का मुख्य कारक है तो यह प्राकृतिक वरण, ठीक है। मुख्य कारक इसका प्राकृतिक वरण ही है। अब देख लीजिए किसने बोला था ये सबसे पहले, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी अभी मैंने बताया है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं भाई, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। बहुत बार आ चुका है ये सवाल, रिपीटेड सवाल है यूपीपीसीएस ने, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसने तो इतनी बार पूछा है कि बस पूछिए ही मत, यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो यह कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। विकास का कारण है, विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास कैसे होता है, तो एक पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है ना, तब विकास होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो कौन सी गैस है। एसिटिलीन भी यूज आती है और एथिलीन भी, ठीक है। एसिटिलीन भी और एथिलीन भी, ये दोनों ही गैस यूज आती है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इन दोनों से मिलता है, बीजों से भी और तनाकाट से, दोनों जगह से मिलता है, बीज से भी और तनाकाट से, ठीक है, दोनों जगह से मिलता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियां सांस ही नहीं ले पाती है तो मर जाती हैं, ठीक है। सिस्टम ये ऐसा बना हुआ है कि वो सांस लेती है गलफड़े से। गलफड़ा कहाँ होता है, तो गिल्स, वो हवा से ऑक्सीजन नहीं खींच सकता है, वो पानी से ही ऑक्सीजन ले सकता है, इस हिसाब से वो बना होता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, भाई आवास कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आवास में ही तो कोई रहता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो देखिए गंध से पहचानते हैं। और मधुमक्खी ये कितनी दूरी पे खाना मिलेगा और कैसे है, ये सब जानने के लिए नर्तन के द्वारा एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन करते हैं, नर्तन के द्वारा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये होता है लोहा। मायोग्लोबिन में होता है लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तक बोलते हैं डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स जो होता है वो होता है विषाणु के कारण, है ना, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो था ना, ये पहले एक समय में बड़ी महामारी का रूप ले रहा था, खैर अब तो काफ़ी कंट्रोल में है। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो ये है एड्स। HIV संक्रमित जो लोग होते हैं उनको जो रोग हो जाता है वो होता है एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये संक्रमण है फेफड़ों का। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब महिलाओं में 2 होता है तो बैलेंस हो जाता है मामला, पुरुष में 1 ही होता है तो बैलेंस नहीं हो पाता। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ये मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन जो है ना, ये एंटीपायरेटिक दवाएं हैं जो वेदना निवारक हैं। इनको विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो करेंगे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। ये यूरिया में मिलता है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, है ना। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ देख लीजिए, पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है। पौधों को सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो मिलते हैं ना, मिट्टी से ही मिलते हैं। भाई खाना तो बनाता है वो अलग इशू है, लेकिन मिट्टी से ही मुख्यतः उसको पोषण मिलता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो देखिए कीटभक्षी, नाइट्रोजन कम रहेगा ना तो उसको बाहर से नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कंडीशन में वो कीट पतंगों का शिकार करने लगता है पौधा। तो नागालैंड में ऐसे पौधे मिलते हैं, क्या कि लगातार बारिश के कारण जो है ना उनको नाइट्रोजन कम मिलता है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो यह है पुष्प। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो यह पुष्प है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किस चीज़ में मदद करता है भाई, और कई सारे काम करता है वो। भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियां, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये सारे काम उसमें दिख गए, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो यह है सिकोआ। सबसे लंबा जो है कौन सा, सिकोआ है, 115 मीटर से अधिक है। और सबसे छोटा कौन है, तो ये एंजियोस्पर्म वोल्फिया का है। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्या है, तो यह है एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो यह होता है सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये गन्ना के लिए। गन्ना के लिए तना काट का उपयोग होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो यह है रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को जो है सम्मानित किया गया। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब, 1968 में, याद करिए, अभी एक आध घंटे पहले इशू। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए आर्कियोपटेरिक्स है, तो यह है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी है डॉल्फिन, अपने बच्चों को जन्म देते हैं और फिर उसको दूध पिलाते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो यह है क्षय रोग। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़, तो देखिए पेड़ जो है ना रात के समय क्या करता है ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने लगता है अपने में, तो ये इससे आदमी क्या घुटन महसूस होने लगेगी। तो बोलते हैं ना पेड़ के नीचे सोए कि भूत गर्दन दबा दिया, अरे सांस लेने में तकलीफ तो होगी, क्योंकि पेड़ उस समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लग जाते हैं। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो यह फ्रुक्टोज। सबसे मीठी चीनी होती है फ्रुक्टोज, C6H12O6। शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो यह है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये है पीछे का भाग। पीछे का भाग जो होता है ना, यहाँ से हमें कड़वापन का वो होता है। मटर पौधा है, तो मटर किस तरह का पौधा है, साग है मटर। मटर क्या है, साग है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है प्रचुर मात्रा में, तो ये होती है प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यह है TSH। ये TSH है ये। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण होती है थायराइड ग्रंथि की खराबी। तो ये बेसिक चीज़ है जो हमने देखा है, इसको पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। और ज़्यादा आयोडीन की कमी हो तो घेंघा रोग हो जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। मानव एवं अन्य जीव हैं सर्वहारी हैं। मांसाहारी द्वितीय या गौण उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उत्पादक है ना वो पौधे होते हैं। तो चलिए यहाँ बायोलॉजी के हमने प्रश्नों को देखा, तो साइंस का इसी तरह साइंस का सेक्शन ख़त्म हो गया। तो साइंस के सेक्शंस को अगर आप यहाँ से देख लेते हैं ना, तो 20 से ऊपर क्वेश्चन जो है ना एज सच आपको यहीं से उठ के आने वाला है, यहाँ कहीं और से नहीं आएगा। इसको तो हमेशा रिवाइज करिए, और कोई नया चीज़ आता है ना अगर, तो उसको पढ़ते रहिए, या फिर स्कूल लेवल की जो किताबें होती है उसको मैं सलाह दूंगा पढ़ने के लिए। ज़्यादा परेशानी हो तो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए जो स्कूल लेवल में साइंस पढ़ रहा हो। उस समय में क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन BPSC के बहुत सामान्य होते हैं, और मैक्सिमम जो छात्र होते हैं ना, मतलब वो एग्ज़ाम के समय में आते आते हिचकने लगते हैं। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग अन्य माया मोह के शिकार हो जाते हैं,
वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, कोई और फ्रस्ट्रेशन, कुछ और वासना के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इन सब के कारण 90% लोग जो है ना वो पहले ही दौर से बाहर हो चुके होते हैं। अगर आपके पास हार्ड वर्क और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की क्षमता, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, तो आपका सफलता निश्चित है जो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।